हेलो दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2 लेकर के हाजिर हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। हो सकता है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा देख लें। और सबसे पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ। ये हम बचपन से 10th क्लास से आपने पढ़ा होगा। ये ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो ओम्स लॉ के हिसाब से एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू इट। ये कह रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है ना, टेम्परेचर आप नहीं बढ़ा रहे, टेम्परेचर का जिक्र क्यों है ये भी हम देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आपने कंडक्टर के एक वायर के अक्रॉस लगाया है, दैट डिपेंड्स एंड दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, है ना। तो करंट फ्लोइंग जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आप यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स आपने रखा है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, जिसमें आप बहुत सारे रेजिस्टर लगा सकते हो ना, बदल के वैल्यूज बदल के, ठीक। तो या छोड़ो, रेजिस्टेंस बॉक्स छोड़ो, आपने क्या है यहाँ पर लगाया अमीटर, ओके। और इस बैटरी को कनेक्ट किया, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ कोई बल्ब लगा है, कुछ भी लगा है, ठीक। और आप ये एमीटर से नाप रहे हो करंट, और पैरेलल में लगा रहे तुमने क्या, वोल्ट मीटर, है ना। पता है सब पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं, 10th में पढ़ रखा हमने। ये बैटरी है, ठीक, वेरिएबल बैटरी है। इसका आप जो ईएमएफ है या इसका जो बैटरी का कह लो वोल्टेज है वो आप बदल सकते हो ना, बैटरी कहीं चेंज करके लगा सकते हो। तो अभी तुमने सबसे पहले क्या किया, जो बैटरी थी वो लगाई 5 वोल्ट की बैटरी, है ना। ये बैटरी का ईएमएफ कहलाता है, 5 वोल्ट की बैटरी। तो करंट तुमने देखा एमीटर में आया 1 एम्पियर, उसने क्या शो करा 1 एम्पियर। फिर तुमने क्या किया, 5 वोल्ट की बैटरी हटाई और उसको लगाया 10 वोल्ट कर दिया। फिर तुमने एमीटर की रीडिंग देखी तो ये आई अपने आप अप्रॉक्स 2 एम्पियर, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, 10 की बैटरी हटाई, 15 की लगा दी, 15 वोल्ट की। फिर करंट को चेक किया तो ये आया 3 एम्पियर। फिर 20 की लगाई तो करंट को चेक किया तो क्या आया 4 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से यार आप क्या देख रहे हो, यहां से हम देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर हमने वोल्टेज को डबल कर दिया 5 to the 10 तो करंट भी क्या हो गया डबल, वोल्टेज को ट्रिपल कर दिया तो करंट भी क्या हो गया ट्रिपल, वोल्टेज को 4 टाइम्स कर दिया तो करंट भी क्या हो गया 4 टाइम्स। क्लियर है। या ऐसा कह लो कि वोल्टेज को हाफ कर दिया तो करंट भी क्या हो गया हाफ, वोल्टेज को 1/3 कर दिया तो करंट भी क्या हो गया 1/3। इसका मतलब समझ में आ गया ना कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो ये देखो, ये वोल्टेज की वैल्यू है, करंट की वैल्यू, दोनों आपस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनका रेशियो सेम है। 5/1 इज 5, 10/2 इज 5, 15/3, 20/4, सबके आंसर कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो ये होता है बच्चों ओम्स लॉ का एक फॉर्म, है ना। इसकी दूसरी फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो हमने इसको लिखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब पता है जब हम ये हटाते हैं प्रोपोर्शनल तो एक कांस्टेंट आता है, दिस इज R, ठीक है। तो ये R क्या कहलाता है बच्चों, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, R को कहते हैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रेजिस्ट क्यों कर रहा है, व्हाई इट इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट, है ना। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो घूमने के लिए फ्री हैं, तो व्हाई दैट कंडक्टर इज अपोजिंग, इज रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ करंट, है ना। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द करंट। क्लियर है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस वायर में, उस कंडक्टर में करंट उतना ही कम फ्लो होगा। लेकिन क्वेश्चन फिर से ये आ रहा है कि जब एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें ये रेजिस्टिविटी या ये रेजिस्टेंस क्यों है। चलो उसको भी देखेंगे।
और ये आप ओम्स लॉ नोट कर लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, इस ओम्स लॉ से पता लगा सकते हो। यूनिट इसकी ओम होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। सिंबल इसका ये होता है OHM, ये सिंबल, ठीक है। अब देखो ऐसा लग रहा है पहली नजर में कि जो रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड करंट, है ना, वो हो सकता है कि वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता हो। लेकिन बच्चों जैसा हमने पिछले चैप्टर कैपेसिटर में पढ़ा था C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और हमने फिर प्रूव किया था कि जो कैपेसिटेंस होता है ना वो Q पर डिपेंड करता है ना V पर। ऐसे हमने इस टेबल से देखा, ये वोल्टेज है इधर और ये है करंट। वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस, 5 1 10 2, अभी हमने टेबल बनाई थी ना, 15 3 20 4। तो देखो V और I का जो रेशियो है वही तो रेजिस्टेंस है। तो क्या वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस बदल गया, मतलब V और I का रेशियो बदल गया। 5 अपॉन 1 5, 10 अपॉन 2 5, 15 अपॉन 3 5, 20 अपॉन 4 5। तो इससे क्या निकला कि आप वोल्टेज को बढ़ा भी दोगे तब भी रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना आपने वोल्टेज बढ़ा दिया उतना ही क्या बढ़ गया, करंट। तो ये आप बिल्कुल क्लियर रखें कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो क्वेश्चन फिर से यही है कि किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं किन बातों पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने चैप्टर के शुरू में ही बता दिया है, करंट को आपको रिलेट करना है वाटर से, और भैया जो वायर है या कंडक्टर है उसको किससे रिलेट करना है, पाइप से। उसी से हम पूरी कहानी समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि रेजिस्टेंस होता क्यों है। चलो एक कंडक्टर के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ये कंडक्टिंग वायर मान लो, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्या ये रुके रहते हैं, बोलो क्या ये रुके रहते हैं, क्या पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी सो दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड। कोई भी चीज रुकी हुई थोड़ी होती है, चलती रहती है, रिलेटिव मोशन पता है, तो ये चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं ना। ये पर्टिकुलर अगर मैं क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लूं यहां पर, तो ये क्या करते हैं, आधे इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं आधे इधर, ऐसे बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन ये चलते ही रहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 100 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले 100 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, एट द सेम टाइम ये वाले 100 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे, है ना। तो ये पर्टिकुलरली क्या करते रहते हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन चलते कैसे हैं, ये रैंडम मोशन है ना, इधर ऐसे टकरा टकरा के ये नहीं कि सीधे सीधे चल रहे हैं, टकरा टकरा के चलते रहते हैं। अब जब टकराते हैं तो कोलिजन, है ना, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कोलिजन होता है ना। तो अगर हमें एक करंट चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक बैटरी या लगानी पड़ेगी, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्यों लगानी पड़ेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो जैसे मैंने अभी बताया कि 100 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए 100 इधर, तो नेट करंट कितना हो गया, 0, है ना। 100 इधर 100 इधर, तो नेट करंट कंडक्टर में कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए आपको अगर करंट चाहिए इस कंडक्टर के थ्रू तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि एक तरफ हाई पोटेंशियल बनाना पड़ेगा, एक तरफ लो पोटेंशियल बनाना पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा भाई, वाटर को फ्लो कराना है तो आधा पानी इधर जा रहा आधा इधर, तो ये क्या हो रहा है, फ्लो थोड़ी हो रहा है। तो क्या कराना है वाटर फ्लो करने के लिए, ये ठीक है, थोड़ा ढलान देना पड़ेगा, और उसे ढलान का नाम क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, हाइट, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पढ़ा था 11th क्लास में, भूल गए। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से वाटर या कोई चीज यहां रख दोगे तो अपने आप नीचे आने लगेगी। सिमिलर प्रोसेस हमें बैटरी करके देती है। करंट के मामले में क्या करती है बैटरी, ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कराती, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगी। लेकिन क्या कर देगी बैटरी, ये सिर्फ अगर लेवल इस तरह से है तो इस लेवल को ऐसे कर देगी, मींस इट विल क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि करंट फ्लो हो जाए। फोर्स लगाएगी बैटरी ना इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया क्या हुआ कि जैसे हमने बैटरी लगाई तो क्या हुआ, देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे ना, इधर जाने लगे, ये फोर्स लगा होगा F = QE, समझ सकते हो ना। ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा ना, हर एक पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e है, तो फोर्स कितना लगा, E × E, है ना। और अपोजिट पता है कहाँ जाएंगे वो, समझ गए ना, कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्लस वाले की तरफ, ठीक है। तो इतना फोर्स लगा F = E × E, क्लियर है। अब ये फोर्स क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बोलो, ध्यान से सोच समझ के बताओ। ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा F = E × E, तो इधर जाने लगे, लेकिन रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, तो ये उनसे टकराता है। उस टकराने की वजह से, उस कॉलिजन की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। वही तो अपोज हो गया। ऐसा समझो कि आप जो है पिक्चर देखने गए बढ़िया सी, अब तो लॉकडाउन में खैर क्या जाओगे, मॉल के गेट में, है ना, ये है गेट मॉल का,
खुला और 100-200 लोग जो हो तुम लाइन से या कैसे भी रैंडमली, लाइन से नहीं बल्कि कहो रैंडमली खड़े हो, है ना, रैंडमली खड़े हो, पीछे से लगाया किसी धक्का, पीछे से क्या लगा दिया, धक्का, तो ये जो पास वाला था तो भाग गया तुरंत, ठीक है। लेकिन जो बीच वाले लोग हैं ये क्या होगा, ये मुश्किल फील करेंगे जाने में कि इजीली फ्लो कर जाएंगे, इजीली चले जाएंगे गेट के अंदर। बोलो, बहुत सारे लोग, भीड़, इमेजिन करो भीड़ जमघट पूरा जमा पड़ा है, 100, 200, 500 लोग और एक जरा सा ऐसा गेट, ये इसको गेट मानो, है ना, और पीछे से लगा फोर्स, बैटरी, है ना, फोर्स लगा, तो ये क्या होगा, घिसटते घिसटते बेचारे जाएंगे ना, बहुत धीरे धीरे करके जाएंगे, तो ये इनके लिए इजी नहीं है फ्लो होना, है ना। तो रेजिस्टेंस कौन लगा रहा है, ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो ये आपस में टकरा रहे हैं, उस टकराने की वजह से, उस कॉलिजन की वजह से बच्चों क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। तो कोई पूछे कि अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसमें रेजिस्टेंस लगता है क्यों है, तो आंसर बहुत सिंपल है कि जब भी करंट फ्लो होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है घिसट के जाता है, आगे ड्रिफ्ट करके जाता है, तो क्यों ड्रिफ्ट करना पड़ता है, उसको घिसटना क्यों पड़ता है, वो फ्रीली क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि उसके रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एटम है, लैटिस पढ़ा है ना, लैटिस है, तो उसे टकरा टकरा के जाता है, दैट इज वाई देयर इज रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर, ठीक है। इस बात को आप दोबारा से भी सुन सकते हो जो मैंने कहानी समझाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना करंट पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस भैया किस पर डिपेंड करता है, चलो देखते हैं रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। इसका मैं एनिमेशन भी डालूंगा ना कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो करते हैं, चलते हैं उसको आप देखेंगे। दोस्तों देखो, ये एक सैंपल है ना, किसी भी मेटल या कंडक्टर का आप सैंपल देख सकते हो। ये फिलहाल मैं रेस्ट की पोजीशन दिखा रहा हूँ। अब देखो, ये इनिशियली जो होते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो रैंडम मोशन है ना। इनिशियली जब आप कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अब ध्यान से देखो कि जितने लेफ्ट में जा रहे हैं, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ लो, उतने ही राइट में जा रहे हैं और टकराते भी रहते हैं आपस में ना, वो हमें सब पता है। देखो ध्यान से, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ो, जितने लेफ्ट में जा रहे हैं उतने ही राइट में जा रहे हैं, तो इसलिए नेट करंट जीरो हो गया। अब जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इनके बैटरी कनेक्ट करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन देखो टकरा टकरा के एक दूसरे को धक्का मारता है, दूसरा तीसरे को, और एक इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाता है इस तरह से, मतलब बहुत सारे करते हैं, इस तरह से हम एक दिखा रहे हैं, और इस तरह से कंटिन्यूस करंट फ्लो होने लगता है। यस, तो सपोज करो एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ओके। अब ये जो लेंथ L है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बच्चों किससे, एक पोटेंशियल डिफरेंस इनके बैटरी से V से, तो इसमें जो है I करंट फ्लो होने लगा। करंट की डायरेक्शन मैंने बता दी थी, क्या मानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो होंगे, अपोजिट, पता है हमें सब, है ना, कल के लेक्चर से उसको देख लेना एक बार, नहीं देखा हो तो। अब देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है इस टाइम, R0, तो आंसर इज V/I, ये तो रेजिस्टेंस है इसका, इस वायर का। अब मैंने क्या किया, सेम क्रॉस सेक्शन वाला और सेम लेंथ वाला, सेम क्रॉस सेक्शन और सेम लेंथ वाला एक और जो कंडक्टर है इससे कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक। अब करंट मुझे अभी भी I ही चाहिए, करंट कितना चाहिए, अभी भी I यहां से। अब देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना हो जाएगा, बताओ ध्यान से, देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I करंट है तो V मुझे कितना लगाना पड़ेगा, क्या V अगर मैं यहां लगा दूं तो सफिशिएंट है I करंट बनाने के लिए, आंसर इज नो, है ना। क्यों, देखो अगर ये इसकी लेंथ L थी तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, R0, और वो हमने कैसे निकाला था, V/I, क्लियर है। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, ऐसे बताओ, V इज इक्वल टू I इंटू R0, क्लियर है। तो यार V यानी कि I, ये I करंट, I इंटू R0 तो यहां खर्च हो गया, I इंटू R0 तो यहां खर्च हो गया, ऐसे ही बोलो I इंटू R0 यहां खर्च हो गया ना, सेम है ना, दोनों की लेंथ और क्रॉस सेक्शन सेम है, तो I इंटू R0 पोटेंशियल डिफरेंस यहां, I इंटू R0 यहां, वर्क है ना, वर्क, तो बताओ टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, 2I इंटू R0 माने कि 2V, क्लियर है। ऐसे समझो कि V हमें यहां तक करना पड़ रहा था, 1 पॉइंट, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, है ना, सेकंड चैप्टर से। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, मुझे V वर्क करना पड़ता है यहां से यहां तक। अब क्योंकि इसकी लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो यहां से यहां तक मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, V। तो अब टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, V प्लस V, दैट इज 2V, क्लियर हुई बात। अब बताओ नया रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो R इज इक्वल टू 2V/I, और V/I क्या था, देखो R0,
तो R कितना हो गया, 2R0, डबल हो गया, मतलब हमने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, डबल। सिमिलरली अगर मैं लेंथ को ट्रिपल कर दूं तो डबल जो रेजिस्टेंस है भी क्या हो जाएगा, 3R0 हो जाएगा ना। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते रहोगे रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। पाइप से और पानी के एग्जांपल्स को समझ लो। अभी देखो एक ऐसा पाइप है इस तरह का, है ना, और इसमें पानी फ्लो करा रहे हैं हम, ठीक। अब मैंने क्या किया, वही पाइप, वही डायमेंशन का एक और पाइप इसके साथ जोड़ दिया ऐसे। तो बताओ अब पानी को फ्लो कराने के लिए सेम प्रेशर लगाना पड़ेगा कि प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा? अभी मुझे यहां से प्रेशर लगाना पड़ा था पानी को फ्लो कराने के लिए V, अब मैंने एक और पाइप जोड़ दिया सेम लेंथ का, तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा कि सेम लगाना पड़ेगा? बोलो, ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, 2V प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी को सिर्फ यहां नहीं जाना, यहां से यहां लेकर जाना है। सिमिलरली, है ना, तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो इस चैप्टर में तो रिप्लेस करंट विद वाटर एंड वायर विद पाइप। तो ये हमने सीखा यहां से पहला पार्ट कि पहला फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है बच्चों लेंथ। यस, सेकंड फैक्टर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। देखो एक लेंथ का पाइप है, फिर से L लेंथ का, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसको मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से कर दिया कनेक्ट। तो इसका मान लो रेजिस्टेंस हो गया बच्चों R0 और विच इज V/I। अब मैंने क्या किया कि सेम क्रॉस सेक्शन का एक और पाइप इसके साथ पैरेलल में जोड़ दिया इस तरह से। पाइप, समझना पाइप से कहानी, और ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब देखो ध्यान से, मुझे इस पाइप में भी I करंट चाहिए, इस वाले में, और चलो इसको ऐसे जोड़ देते हैं। इस वाले पाइप में मुझे I करंट चाहिए और इस वाले में भी, तो मैं क्या करूं, V का क्या करूं? तो आंसर है V को आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना। V को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि V क्या है, वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स। और देखो ये जो पाइप है ये वाला, ये किन 2 पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, A और B, A और B। ये जो पाइप नंबर 2 है या वायर नंबर 2 है, ये भी A और B के बीच में जुड़ा हुआ है। तो ज्यादा प्रेशर लगाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखो इसको फिर से ऐसे समझो कि 2 पाइप, उनको इस तरह से जोड़ा गया, तो यहां से प्रेशर तो सेम लगाना पड़ेगा ना। प्रेशर तो डबल तब लगाना पड़ता है पानी को आगे तक पहुंचाना होता, लेंथ बढ़ जाती, लेकिन यहां लेंथ बढ़ी नहीं, लेंथ तो सेम है। तो मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा पानी को पहुंचाने में, सेम प्रेशर, लेकिन पानी के अमाउंट डबल करना पड़ेगा ना। पहले इधर I जा रहा था, इधर भी I जाना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी डबल्ड, नो चेंज इन प्रेशर। समझ में आई बात? वैसे अगर टेक्निकली समझना चाहते हैं तो क्या समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ चूजन। पढ़ा था ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कौन से फोर्स का नतीजा है, कंजर्वेटिव फोर्स का नतीजा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बच्चों वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, है ना। तो आप A से B चाहे ऐसे करके जाओ, चाहे A से B ऐसे करके जाओ, आपको सेम वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन विल नॉट बी चेंज्ड, यहां पर V रहेगा तो करंट हो जाएगी चेंज, है ना। यहां पर I, यहां पर I, तो करंट हो गई 2I। क्लियर है? चलो अब देखते हैं रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इज इक्वल टू V/2I। देखो टोटल करंट यहां से कितनी गई, 2I, और V/I कितना होता है, R0, तो ये हो गया R0/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एरिया डबल कर दिया, A + A2A, तो रेजिस्टेंस आधा हो गया, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इज दैट क्लियर? जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे भी आप समझ सकते हो पाइप के एग्जांपल से भी, एक छोटा पाइप है इस तरह का, लेंथ L ही है, और छोटा पाइप है, पतला पाइप है, उसमें पानी फ्लो कराना है, ठीक है। दूसरा पाइप है, उसकी लेंथ भी L ही है, लेंथ सेम है, लेकिन वो मोटा पाइप है, तो पानी फ्लो कराना किस में आसान है, पतले वाले में कि मोटे वाले पाइप में, बताओ, समझ गए ना। तो मोटे वाले पाइप में आसानी से पानी फ्लो हो जाएगा, आसानी से मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। Is that clear? तो R is directly proportional to L and is inversely proportional to A. Okay. Combining these are proportional to L/A. कांस्टेंट चिपकाने का रिवाज है हमारे गांव में, तो कांस्टेंट चिपका दिया ये टेढ़ा मेढ़ा सा P, जिसको हम बोलते हैं रो, RHO, रो।
ठीक है, इसका नाम क्या है, रो। रो एक कांस्टेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या बच्चों रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, बहुत काम का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। पता लगा ना कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है। मिटा दो इसको। अब देखो इस रेजिस्टिविटी की थोड़ी चर्चा करते हैं। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मैंने क्या कहा तुमसे, मैंने कहा कि यार एक बच्चे को, मैं कई बार इसका एग्जाम्पल बता चुका हूं वैसे, लेकिन फिर भी एक बच्चे को मैंने क्या कहा, क्या दिया, सेकंड क्लास का, दोनों बच्चे 10th क्लास में थे, एक बच्चे को मैंने सेकंड क्लास का, दूसरी क्लास का टेस्ट दे दिया, ठीक है, और दूसरे बच्चे को मैंने क्या कहा, उसको मैंने BSc का 12th क्लास का जो है टेस्ट दे दिया, ठीक है। 12th क्लास का जो जिसने टेस्ट दिया उसके नंबर आए 100 में से, और जिसने सेकेंड क्लास का जो टेस्ट दिया उसके कितने नंबर आए, 100 में से 100। और मैंने क्या डिसाइड कर लिया, मैंने कह दिया भैया कि जो ये छोटा वाला बच्चा है जिसके 100 में से 100 नंबर आए वो होशियार है। तो क्या ये जस्टिफाई हुआ, क्या मैंने सही कहा कि भाई तू बुद्धू है, बेवकूफ है, तेरा 1 नंबर आया है और तेरे 100 नंबर आए तो होशियार है। इज इट ट्रू, क्या ये सही है? देखो एक और समझते हैं कि मैं रुई, कॉटन है ना, और आयरन की कुछ नेल्स या फिलिंग्स वो मैं भर के लाया। आयरन की जो फिलिंग्स थी वो मैंने मुट्ठी भर दी, बस इतनी, ठीक है। और जो कॉटन है वो मैं क्या लेके आया, वो मैं पूरे ट्रक में भर के कॉटन लेके आया। और फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ आयरन और कॉटन में से कौन सा भारी होता है, कौन सा हैवी होता है? फिलहाल है नहीं, फिलहाल तो पता है कि कॉटन ही भारी है, ट्रक में है पूरे। मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा भारी होता है, तुम क्या कहोगे? व्हाट वुड बी योर आंसर? क्या होगा पहले कि भैया बनना हो मत हमें बेवकूफ, ठीक है। पहले तो दोनों को बराबर अमाउंट में लेके आओ, तभी तो कंपेयर करेंगे। दो चीजों को कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर अमाउंट में चीजें होनी चाहिए ना। एक को मैं कॉटन को ट्रक में भर के ले आया, दूसरे के मैं सिर्फ तुम्हें नेल्स गिना रहा हूँ 4-5, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप कहोगे कि ये तो भैया क्वेश्चन ही आपका इनवैलिड है, ठीक है। भर के लेके आओ दोनों को बराबर, आयरन को भी ट्रक में भर के लेके आओ, तब तोल के तो बताएंगे कौन भारी होता है। ऐसे ही दोनों बच्चों को जो टेस्ट दिया है उनको बराबर दो, या तो दोनों को सेकंड क्लास का दो, या दोनों को 10th क्लास का दो, दोनों को BSc का दो, तभी तो बताएंगे कौन सा बच्चा होशियार है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों मैंने क्या कहा, एक मैंने आयरन लिया और एक मैंने लिया कॉपर, है ना। आयरन का मैंने तुम्हें इतना बड़ा तार दिया इस क्रॉस सेक्शन एरिया का, ठीक है, और कॉपर का जो है मैंने तुम्हें इतना छोटा तार दिखाया ना, कैपेसिटेंस पिछले चैप्टर में दिखाया था, और कॉपर का मैंने ये ऐसा तार दे दिया और कहा बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है नहीं बोला मैंने पूछा कि आयरन और कॉपर में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इन दो तार को देख करके बताओ। तो फिर से तुमने क्या कहा कि इट इज इनवैलिड क्वेश्चन, है ना। क्या करना है, अगर आपको जानना ही है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो क्या करो, पहले तो भैया दोनों को लेके आओ, बराबर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और बराबर उनकी लेंथ होनी चाहिए, तभी तो कंपेयर करके बता पाएंगे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो यही हमें बताती है बच्चों रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो देखो रेजिस्टिविटी क्या है, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, पुट A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, L इज इक्वल टू 1 मीटर। तो रो कितना आ गया, R के बराबर। क्लियर है? रो की यूनिट क्या होती है पता है ना, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये होती है ओम मीटर, ठीक। अब देखो अब तो सही है ना। अब तुमने क्या कहा कि भैया तुमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे कॉपर का इतना बड़ा तार और आयरन का छोटा तार ऐसे नहीं चलेगा, दोनों का जो तार है उसकी लेंथ लेके आओ 1 मीटर। कितनी लेंथ लेके आओ, 1 मीटर। और जो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको लेकर आके आओ कितना, 1 मीटर स्क्वायर। दोनों की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। दोनों का क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस of a material whose length is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? अब हम बता सकते हैं दोनों को, अगर मैंने एक एक लिया तो मैं बता सकता हूं क्या कि भैया कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या आयरन का ज्यादा होता है। तो ये किसके लिए काम आती है रेजिस्टिविटी, कंपेयर करने के लिए कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड
क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि हमने पहले एरिया कितना लिया है 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ पहले कितनी ली है 1 मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ये स्पेसिफिक होती है, कंपेयर करने के काम आती है। समझ में बात आ गई? मिटा दे इसको, मुझे लगता है कि अच्छे से अब समझ में आ गया होगा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यूनिट वगैरह याद रखना। अब इसी की उल्टी एक होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब फ्लो होना कितना आसान, रेजिस्टिविटी मतलब फ्लो होना कितना मुश्किल, तो उल्टा होता है। कंडक्टिविटी सिग्मा 1/ρ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट होती है इसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। और कंडक्टिविटी के जैसा एक और होता है कंडक्टेंस, वो यहां पर तो काम नहीं आएगा, लेकिन 14 चैप्टर जब पढ़ाएंगे, पढ़ा चुके हैं वैसे हम, उसमें काम आएगा। कंडक्टेंस ये होता है जी से इसको लिखते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस कितना फ्लो कराना मुश्किल, कंडक्टेंस कितना आसान। यूनिट ओम, देखो इसकी इंटरेस्टिंग यूनिट है, रेजिस्टेंस की होती है ओम, इसको उल्टा कर दो MHO मोह, या लिख सकते हो ओम इनवर्स, ठीक है। तो ये दो बातें भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों, बिठा दें। अच्छा, तो रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है ये हमने सीखा। अब रेजिस्टेंस बच्चों टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे 11वीं क्लास में पढ़ा था कि अगर एक L लेंथ की कोई रॉड है या कोई वायर है, उसका हमने टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा दिया, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, डेल्टा L बढ़ जाती है। तो उसकी नई लेंथ कितनी हो गई, हमने पढ़ा था L = L0 1 + अल्फा डेल्टा T। याद आया कुछ? लीनियर ये था एक्सपेंशन, है ना, लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था। सिमिलरली इसी फॉर्मूले से हम रिलेट कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टिविटी ρ = ρ0 1 + अल्फा डेल्टा T इस फॉर्मूले से डिफाइन की जाती है। रेजिस्टिविटी बच्चों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, बट इट डज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। क्यों? देखो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा ना। पहले अगर मोशन इस तरह से हो रहा था आराम से, और हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। अब रैंडम मोशन बढ़ेगा तो उस पर फोर्स लगा के उसको फ्लो कराना आसान हो जाएगा कि मुश्किल होगा। सोचो, पहले एक इलेक्ट्रॉन था और वो आराम से ऐसे घूम रहा था, ठीक है, उस पर फोर्स लगाया, वो फ्लो हो गया, मतलब करंट फ्लो होने लगा। अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, वो रैंडम मोशन ऐसे तेज होने लगा। तो अब इस पर फोर्स लगा के इसको फ्लो कराना आसान हुआ कि मुश्किल हुआ, बताओ? मुश्किल हो गया ना यार, अब रैंडम मोशन बढ़ गया, ठीक है, तो उसको फ्लो कराना क्या हो गया, हमें मुश्किल हो गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर, इसीलिए हमने क्या पढ़ा था ओम्स लॉ में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला